सर ये डीम्ड रेसिडेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये डीम्ड रेसिडेंट जो है ना, ये एक टर्म है इनकम टैक्स में जिसमें फिजिकल प्रेजेंस का कोई लेना ही देना नहीं है, बट एक और इसमें लॉ का चक्कर है। सर फिर से एक और ट्विस्ट। हाँ, आप पूरे साल देश के बाहर रहे हो और अब आप ये सोच रहे हो कि मैं तो अब एनआरआई हूँ और मेरी इनकम तो टैक्स फ्री है, बट नहीं, एनआरआई स्टेटस होना डजंट मीन कि आपका एक टैक्स फ्री स्टेटस भी है। इस वीडियो में हम इसी मिसकंसेप्शन को दूर करेंगे। हमारे साथ है एक एक्सपर्ट सीए अंकुर अग्रवाल सर, जो हमें बताएंगे द लॉ बिहाइंड दिस। वेलकम सर। एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है जिसके बारे में तुमने बात किया है, तो आज हम लोग इस बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक को सिंपल करेंगे, आसान शब्दों में इसको एक्सप्लेन करेंगे, और जो भी मिसकंसेप्शन बैठा हुआ है सबके दिमाग में कि एनआरआई मीन्स, सबसे पहले तो ये कि एनआरआई है कि नहीं। यस। ठीक है, और अगर एनआरआई हैं या रेसिडेंट हैं तो हमारे कौन से इनकम पे टैक्स लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए सर शुरू करते हैं। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? आपकी इनकम जो है उस पे इंडिया में टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये रेसिडेंशियल स्टेटस से ही पता चलता है। वेदर ओनली इंडियन इनकम इज टैक्सेबल और आउटसाइड इंडिया, या जिसको फॉरेन इनकम बोलते हैं, वो भी टैक्सेबल है या नहीं है। और ये डिपेंड करता है मोस्टली आपके फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया में। सर आपने फिजिकल प्रेजेंस की बात की, तो मैंने जहाँ तक सुना है कि 182 डेज का कोई क्राइटेरिया होता है। देखो, तुमने जो कहा तो ये एक बेसिक कंडीशन नंबर 1 है। अगर आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहते हैं तो आप रेसिडेंट कहलाएंगे, अगर नहीं रहते हैं तो आप नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। इसके संग एक दूसरा भी कंडीशन है, वो है कि अगर आप पिछले साल 60 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहे हैं एंड 365 डेज इन प्रीसीडिंग 4 ईयर्स आप रहे हैं, तो इवन इफ आप 182 डेज से कम भी रहे हैं तो भी आप रेसिडेंट हैं। तो सिर्फ ये नहीं सोचो कि ये 182 डेज का ही रूल है, आपको 2 कंडीशन पूरा करना है नॉन रेसिडेंट या एनआरआई बनने के लिए। इस दोनों रूल में से एक भी रूल अगर वायलेट हुआ, आप रेसिडेंट बन गए। अच्छा, मुझे लगता है कि दूसरे क्राइटेरिया के बारे में तो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं है। इसी वजह से नोटिसेस वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि हम एज्यूम करके बैठ जाते हैं हम तो एनआरआई हैं। और लेकिन इसमें और भी बहुत सारी डीपर बातें हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये सेकंड कंडीशन जो है ऐसे तो सभी पे लागू होती है, बट 3 एक्सेप्शन है। 3 तरह के इंडिविजुअल पे ये सेकंड कंडीशन लागू नहीं होती है। अच्छा सर, कौन है वो 3 इंडिविजुअल्स? जैसे एक तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहे हैं इंडिया से बाहर, इफ यू आर आउट ऑफ इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, देन दिस सेकंड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। दूसरा है एक्सेप्शन, जो कि अगर आप कोई क्रू मेंबर है और आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो ये 60 डेज वाला रूल नहीं लगता है। और तीसरा, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो बाहर रहते हैं और इंडिया विजिट कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इंडिया विजिट कर रहे हैं, तो ये 60 डेज वाला रूल इसमें लागू नहीं होता है। सिर्फ कंडीशन नंबर 1 182 डेज वाला ही एप्लीकेबल है, बट एक और इसमें लॉ का चक्कर है। सर फिर से एक और ट्विस्ट। हाँ, जो मैंने तुम्हें ये जो थर्ड कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल बोला ना फॉर विजिटिंग इंडिया, उनके लिए 60 डेज जो है ना 120 डेज हो जाता है। प्लस अगर उनकी इंडियन इनकम अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वो रेसिडेंट बन जाएंगे। एक टर्म होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वो रेसिडेंट का एक टाइप होता है, वो रूल उन पे एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपने ठीक बोला था शुरू में कि ये 182 डेज के बेसिस पे नहीं सोचते रहें कि हम तो एनआरआई हो गए, मेरा टैक्स फ्री हो गया। लॉ में अंदर गहराई में कुछ कुछ और चीज़ें छिपी हैं। यस। तो उनको जानना ज़रूरी है, नहीं तो इनकम टैक्स की नोटिस तो आ सकती है। यस सर। सर ये पॉइंट तो काफ़ी टेक्निकल था, बट अब क्रिस्टल क्लियर हो गया है। सर अभी आप बता रहे थे कि रेसिडेंट भी फर्दर डिवाइड होता है, तो उसके बारे में बताइए। देखो,
हम लोग ये सोचते हैं कि या तो एनआरआई हैं या रेसिडेंट इन इंडिया में है, लेकिन टैक्स पर्पस के लिए रेसिडेंट को दो पार्ट में बांटा गया है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। और एक बोला जाता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया। समझो कि एक तो अपने इंडियन हो गए या इंडियन रेसिडेंट हो गए, एनआरआई हो, ये दोनों के बीच का एक मिडिल टाइप का एक चीज़ है। अच्छा। जिसमें आप शायद मतलब टेक्निकली तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आधा रेसिडेंट है आधा एनआरआई है, लेकिन Yes, इसका मतलब शायद यही होता है। और ये लॉ में डिफाइंड है कि किसको हम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे, किसको ये RNOR मतलब रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। तो अब आए तुम्हारे इस सवाल पे कि ये निकालेंगे कैसे। यस सर। ठीक है, तो रेसिडेंट का तो डेफिनेशन वही था 182 डेज, हाँ। और सेकंड कंडीशन वो 60 डेज वाला एक्सेप्शन मैंने बता ही दिया था। यस सर। लेकिन अगर आप दो एडिशनल कंडीशंस पूरा फुलफिल करते हैं तो आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएंगे। पहला कंडीशन है कि आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स आप 2 साल रेसिडेंट रहे इंडिया में, ठीक है। एंड आउट ऑफ 7 प्रीसीडिंग ईयर्स आप 730 डेज प्रेजेंट रहे फिजिकली। अगर ये दो एडिशनल कंडीशन आप फुलफिल करेंगे तो आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएंगे। अगर आप ये दो एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएंगे। तो ये फिजिकल प्रेजेंट के बेसिस पे RNOR को डिफाइन किया गया है। RNOR बनने का एक तरीका तो हमने तुम्हें बता दिया, बट एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, उसको कहते हैं डीम्ड रेसिडेंट। डीम्ड रेसिडेंट। हाँ, डीम्ड रेसिडेंट का एक लॉ है। डीम्ड रेसिडेंट में जो भी आदमी रेसिडेंट बनता है ना, वो RNOR ही बनता है। मतलब वो रेसिडेंट बनता है बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनता है। अच्छा सर, ये डीम्ड रेसिडेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, ये डीम्ड रेसिडेंट जो है ना, ये एक टर्म है इनकम टैक्स में जिसमें फिजिकल प्रेजेंस का कोई लेना ही देना नहीं है। आप एक दिन भी इंडिया में नहीं रहे हैं, अच्छा, ठीक है, और पिछले 10 साल से नहीं रह रहे हैं, फिर भी आप डीम्ड रेसिडेंट हो सकते इंडियन इनकम टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा हैं। जी सर। ये तो काफ़ी यूनिक सा है सर, इस पे के बारे में हमें जल्दी से बताइए। हाँ, देखो, डीम्ड रेसिडेंट कहता है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स की इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है, ठीक है, और इंडिया के अलावा किसी भी दूसरी कंट्री में जहां आप हैं वहां आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो आप इंडिया में डीम्ड रेसिडेंट माने जाएंगे। मैंने आपको बताया कि दो रेसिडेंट के टाइप हैं। Yes, एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सेकंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये जो सेकंड कैटेगरी है ना, RNOR, वो आप पे लागू हो जाएगी। अब एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। Yes, सपोज करो कि कोई आदमी इंडियन सिटीजन जो है दुबई में नौकरी कर रहा है, ठीक है, ठीक है, उसका इंडिया में कुछ हाउस प्रॉपर्टी था पुराना, उसने उसको रेंट पे दे रखा है, 2-3 हाउस है या कुछ भी इंडियन सोर्स का कोई भी इनकम है जो कि 15 लाख रुपए से ज़्यादा है, और दुबई में इनकम टैक्स नहीं है। यस सर। वहाँ वो जॉब कर रहा है 10 साल से, तो वो तो सोचेगा यार हम तो दुबई में हैं, NRI हैं, हमको क्या, बट वो डीम्ड रेसिडेंट हो गया और RNOR बन गया। यस सर। और उस पे इनकम टैक्स का लॉ लग गया और उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा RNOR के बेसिस पे। जैसे आपको मैंने सबसे शुरू में बताया था कि रेसिडेंशियल स्टेटस ये बताता है कि आपके किस तरह के इनकम पे टैक्स लगेगा, इंडियन में या फॉरेन में या दोनों का कुछ। तो जब आप RNOR बनते हैं ना, तो आपके इंडिया के अंदर जितनी इनकम है उस पर तो लगता ही है, और कुछ कंडीशंस है, समझो कुछ कंडीशनल फॉरेन इनकम पे भी टैक्स लग जाता है इंडिया में। अच्छा, ठीक है, ये सब थोड़ा मतलब थोड़ा ट्रिकिश और थोड़ा डेप्थ वाला है, बट ये फैक्ट पता होना चाहिए व्यूअर्स को, जो भी बाहर रह रहे हैं, ये फैक्ट पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये नहीं सोचना चाहिए हम तो NRI हैं, 10 साल से इंडिया गए ही नहीं है, तो हमको तो इंडिया का कुछ ना रिटर्न फाइल करना है ना कोई टैक्स वैक्स है। यस। एक दिन अचानक से
आ जाएगा मेल। यस सर। ये डिमांड है, ये पेनल्टी है, ये वो है। तो प्रोविजंस का थोड़ा ध्यान होना चाहिए। यस। ये थोड़ा एक अलग सा प्रोविजन था जो इम्पोर्टेंट था। इसका मतलब टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के पहले अपना रेसिडेंशियल स्टेटस कंफर्म करना होता है। एकदम सही। यस सर। सर अभी तक के डिस्कशन से जो ये काफ़ी टेक्निकल टॉपिक लगा था मुझे, बट अब बिल्कुल क्लैरिटी अच्छे से मिल गई है, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर। सर और भी कुछ पॉइंट्स है इसमें जो हमें जानना ज़रूरी है? देखो, ये बहुत ही एक हाईली टेक्निकल टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस। मतलब अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो नॉर्मली अपने स्टेटस को किसी चार्टेड अकाउंटेंट से चेक करा लें। प्रैक्टिकली मैं यही सजेस्ट करूँगा। अगर आप आते जाते रहते हैं इंडिया में, या आपका फॉरेन का ट्रिप लग रहा है बहुत, या आप वहीं रहते हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं या इंडियन सिटीजन हैं, तो बेटर ये है कि किसी चार्टेड अकाउंटेंट से राय ले लें, समझ लें और इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें। यस। हाँ, और दूसरी बात है कि आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि सिर्फ 182 डेज का रूल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसमें काफ़ी टेक्निकलिटीज़ है। और मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उनको गाइड कर पाऊँगा। जी सर। थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग सो मच क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इंडिया के बाहर रहना डजंट मीन कि आप इंडियन इनकम टैक्स के नेट से बाहर है। आपके फॉरेन इनकम पे भी टैक्स लग सकता है कंसिडरिंग योर रेसिडेंशियल स्टेटस। सो डोंट गो बाय द assumptions, go by the art. Thank you. And yes, do not forget to hit the bell button, like, share and subscribe if you found this video helpful. Thank you so much.